प्रदेश में COPD के कम निदान की समस्या को संबोधित करने के लिए स्पाइरोमेट्री जरूरी। नमस्कार और आप देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज। लखनऊ विश्व COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी रोग दिवस फेफड़ों की इस लंबी बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नवंबर माह में इसका अनुपालन किया जाता है। यह रोग मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है और भारत में होने वाली लगभग 9.5% मौतें इस रोग के कारण होती हैं। स्पाइरोमेट्री टेस्ट के महत्व के बारे में डॉक्टर BP सिंह, रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर एवं स्पेशलिस्ट फॉर स्लीप मेडिसिन लखनऊ ने कहा एवं इसके बारे में बताया। बातचीत में शामिल होते हुए डॉक्टर AK सिंह, निर्देशक और लखनऊ के एक अस्पताल में पल्मोनरी मेडिसिन के विभागाध्यक्ष ने भी संबोधन किया। अब 0.9% जिसने सुना उसने पूछा कि COPD के बारे में क्या जानते हैं, नाम सुना है आपने, तो उसमें केवल 72% लोग ये बता पाए फेफड़े की कोई बीमारी है। जो 0.9% लोगों ने कहा हमने COPD का नाम सुना और उसमें से भी 72% ये बताया कि फेफड़े से संबंधित है, 22% ने कहा हमें पता नहीं किससे लेकिन नाम सुना है और 6% लोगों ने कहा ये दिल की बीमारी है। तो ये अवेयरनेस का लेवल है COPD के बारे में इस देश में, इसीलिए शायद इस तरीके की मीटिंग वो इसकी ज़रूरत है। वर्ल्ड जो COPD डे है इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है ताकि लोग जाने और इसका इसी के बचाव के लिए जाने, इसका प्रभावी इलाज कैसे है कर सकते हैं इसको जाने। तो COPD की अर्ली डायग्नोसिस की जरूरत है। इंक्रीजिंग प्रेवलेंस ऑफ COPD है क्योंकि स्मोकिंग, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, यूज ऑफ बायोमास ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके चलते COPD का नंबर बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। और COPD एक बात हो जाने के बाद ये प्रोग्रेसिव डिजीज लगातार बढ़ती है। तो ट्रीटमेंट अगर जल्दी शुरू करते हैं तो जल्दी असर आता है और मरीज की बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ थेरेपी लीड्स टू बेटर हेल्थ स्टेटस। तो जल्दी से मरीज को पहचान लें अपने और उसका इलाज शुरू कर सकें प्रभावी, ताकि बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। अर्ली डायग्नोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ थेरेपी स्लोज डाउन द डिजीज प्रोग्रेशन, जो कि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बात कर रहे हैं कि COPD के बारे में जानना है, इसको पहचानना है, इसका प्रभावी इलाज करना है ताकि इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। थैंक यू। वहाँ पे क्वैक्स पे ज़्यादा ग्रामीण जो है वो भरोसा करते हैं, ना कि डॉक्टर पे। तो ऐसे में आप कोलैबोरेटिव अप्रोच के तहत किस तरीके से अवेयरनेस ड्राइव चलाएंगे? क्या मीडिया पे ही निर्भर है या फिर आप अपनी तरफ से भी इनिशिएटिव लेंगे? नहीं, हम लोग जो इसके लिए कई बार कैंप करते हैं उसमें सभी को इन्वॉल्व करते हैं कि जो पेशेंट है, इवन डॉक्टर्स के जनरल प्रैक्टिस, दूसरे प्रैक्टिशनर, कई बार हम लोगों ने इस तरीके की गोष्ठियाँ की हैं जिसमें कि जिसको आप क्या कह रहे हैं, जैसे दूसरी पैथी के लोग हैं, इवन ट्रेन डॉक्टर्स की, उनको भी थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो ये इस तरीके के प्रयास लगातार चलते रहते हैं डिफरेंट समूहों में कि हम उनको, भले ही ये ऑनलाइन सेक्टर में नहीं है लेकिन करते रहे। हम लोगों ने सिप्ला के साथ भी कुछ प्रोग्राम किए जिसमें कि जनरल प्रैक्टिशनर, जिसको GP कहते हैं, या दूसरी पैथी के डॉक्टर्स हैं, उनको भी बताने की कोशिश की ये बीमारी क्या है, इसको कैसे, इसके महत्वपूर्ण मतलब चीज़ें क्या है, जैसे स्पाइरोमेट्री है या पार्टिकुलेट मैटर है या पोल्यूशन है, और इससे कैसे बचना है और इससे कैसे इलाज करना है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि जो बात आपने सही कही कि ये एक पहला कॉन्टैक्ट पॉइंट मरीज का GP है, उसका जिस फैमिली फिजिशियन जिसको कहते हैं विदेशों में, कि उसके पास हर समस्या के लिए जाता है। तो उसको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, उसको समझाने और बताने की ज़रूरत है कि बीमारी को कैसे पहचाने, कैसे उसका असली इलाज करें, ये सबको जानना है। तो हमारा ये मानना है कि खाली जो मॉडर्न मेडिसिन जिसको कहते हैं या एलोपैथी कहते हैं, ये लोग तो जानते ही हैं, लेकिन उन डॉक्टर्स को भी थोड़ा जानने की ज़रूरत है जो लोग डायरेक्ट इस मेडिसिन में इन्वॉल्व नहीं लेकिन मरीजों की केयर कर रहे हैं। सर, आपने बताया कि जो है इसका जो कंस्ट्रक्शन साइट है और पोल्यूशन है, इसमें प्रेवलेंस ज़्यादा है। सिटीज़ में ये इसका ज़्यादा है, तो रूरल में कितना डिफरेंस है? अगर हम कंपेयर करें लखनऊ के आउटर में, तो कितनी इसकी डिजीज़ में प्रेवलेंस में कितना डिफरेंस है? एक डिजीज प्रेवलेंस में लगभग 5 से 10%, इंडिया का डेटा बहुत नहीं है इसमें, लेकिन ये जो बहुत वाइडली वैसा डेटा नहीं है। एक डेटा में ये है कि जो रूरल एरिया में है उनमें COPD का प्रेवलेंस शहर से थोड़ा कम है। एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि थोड़ा कम है, उसके पीछे यही है कि जो पोल्यूशन का लेवल है वो शहरों में ज़्यादा है, देहात
मुकाबले। लेकिन देहातों में जो बीड़ी सिगरेट का प्रचलन भी थोड़ा ज़्यादा है और बायोमास फ्यूल का इस्तेमाल भी देहातों में ज़्यादा है, तो शायद ये गैप उतना बड़ा नहीं हो। लेकिन ये जो बात आपने कंस्ट्रक्शन वर्कर की कही, ये थोड़ा सा हम लोगों को सबको सचेत होने की जरूरत है कि हम कभी इस तरीके के वातावरण में काम कर रहे हैं तो हम प्रॉपर मास्क पहने, उसके प्रॉपर सेफ्टी जो मेजर्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। जैसे कि विदेशों में है बहुत सारा लोग, हिंदुस्तान में बहुत सारी स्टडीज आई और हमें ये समझ में आने लगा कि 50 से 70% लोग जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया वो सीओपीडी से ग्रस्त है। हम एक डेवलपिंग कंट्री है, तेजी से विकास हो रहा है, सारी बात अब विकास पे हुई है, लेकिन एयर पोल्यूशन बाय प्रोडक्ट है डेवलपमेंट का। हमें उससे कैसे बचना है, हमें कैसे कंट्रीब्यूट कम करना है एयर पोल्यूशन पे, वो एक चीज इंपॉर्टेंट है। और ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो हिस्ट्री में पता चलते हैं, जो सारी चीजें बताएंगी कि क्या क्या सिम्टम्स होंगे। क्लिनिकल इवैल्यूएशन कि जब हम आले से देखते हैं तो ब्रोंकाई या डी-स्टोइंग होता है जो सांस की नली में जो है ऑब्स्ट्रक्शन बताता है। एक्सरे एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो कि अब एक बेसिक टेस्ट हो गया है, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर किसी को भी खांसी आ रही है या सांस फूल रही है तो जो पहली चीज हम सोचते हैं वो टीबी सोचते हैं। तो सीओपीडी की डायग्नोसिस तो नहीं बनती एक्सरे से, लेकिन बाकी डायग्नोसिस रूल आउट होती है और उनको रूल आउट करना जरूरी है जब हम उस पेशेंट को लेबल कर सकें कि भाई इसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या सीओपीडी। लेकिन इन सब के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो स्पायरोमेट्री है। अब स्पायरोमेट्री क्या है? जैसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट में हम कैसे कहते हैं कि भाई तुम्हारा बीपी बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर नाप। हम शुगर के पेशेंट में कब कहते हैं कि तुम्हारा शुगर बढ़ा हुआ है, शुगर नाप। हम थायराइड के पेशेंट में थायराइड की दवाई कब शुरू करते हैं, अंदाजे से करते हैं क्या हम हिस्ट्री लेकर करते हैं? बहुत सारी चीजें हमें हिस्ट्री से पता चलती है, पर हम थायराइड फंक्शन टेस्ट भेजते हैं। उसी तरीके से जो टेस्ट ये बता सके कि क्या सांस की नली में रुकावट है, क्या वो जो ब्रोंकोडायलेटर या इनहेलर्स आते हैं उनसे रिवर्स हो रही है, क्या ये एलर्जी की वजह से है, या जो नॉक्शियस एजेंट्स है जैसे कि स्मोकिंग, धूम्रपान हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, या और भी बहुत सारी चीजें जिनके बारे में बात किया, ये उनकी वजह से हो रही है सीओपीडी। ये हमें पता चलता है स्पायरोमेट्री से, जो आम भाषा में लोग लंग फंक्शन टेस्ट की तरह से। लंग फंक्शन टेस्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं, पर प्रमुखतः लंग फंक्शन टेस्ट जो पर्यायवाची है वो स्पायरोमेट्री का है, जो आम भाषा में लोग बोलते हैं कि लंग फंक्शन टेस्ट करा लेना चाहिए, वो स्पायरोमेट्री। और जैसा कि ये सांस आप कैसे उसको नहीं बिल्कुल नहीं, मैं खाली हम अवेयरनेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मरीज भी सतर्क है। जैसे डॉक्टर एक ने कहा कि ये बीमारी का इलाज ऐसा है, इसमें डुअल है, पार्टनरशिप है कि हमारी और आपकी अगर मरीज आप हैं तो हम और आप एक साथ चलें, एक लय में चलें तो शायद ज़्यादा अच्छा करेंगे लंबे समय में। कि ये उस तरीके की चीज़ है जैसे कि डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, इवन सीओपीडी है, इसमें मरीज का भी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन है। मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है, जो आपका प्रेजेंटेशन था उसमें आपने एक चीज़ बहुत क्लियरली शो करी कि सिगरेट से है, रीजंस है, कचुआ छाप से है, या जो भी वॉलंटियर्स से। सर इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ऐसा है जिसपे वार्निंग साइन है, वो सिगरेट है। क्या आप भी सर इतने बड़ी एसोसिएशन में आप एसोसिएटेड हैं सर, इस पे कभी कोई इनिशिएटिव लिया गया या लिया जा सकता है, या कैसे लिया जा सकता है? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स घर में जल रहे हैं इसके बारे में कभी वार्निंग साइन इस तरह से कभी डिस्प्ले हुआ नहीं, सिगरेट में जरूर हुआ, लेकिन किसी भी मच्छर वाली अगरबत्ती पे आप शायद आपने कभी देखा, मैंने तो कभी नहीं देखा। तो घर में यूज हो रहा है वो एक साइकोलॉजिकल है कि इससे मच्छर जाता है, लेकिन ये साइकोलॉजी में नहीं है कि इससे हम भी चले जाएं, हमें भी नुकसान। बिल्कुल ये सब फीचर्स हैं एक्चुअली, इस पे ये एरिया ऐसा था कि जिस पे कभी काम नहीं हुआ, ये अभी निकल के आया डेटा। अब इस पे बारे में जैसे आपने कही ये बात, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है कि क्या इस तरीके का वार्निंग साइन हम कर सकते हैं कि जैसे अब सब चीज हो रहा है कि कार्बन एमिशन इतना है ना, तो इसमें भी इस तरीके से आए कि शायद इसमें कार्बन एमिशन इतना है, इतना पार्टिकुलेट मैटर है जो कि नुकसान पहुंचा सकता है। अभी सबको इतनी जागरूकता शायद नहीं हुई कि इस पोल्यूशन के इस लेवल से हम कितने प्रभावित होंगे। सर इतना ही हो जाए कि इस पैकेट पे इतनी लाइन आ हाँ बिल्कुल कोडिंग हो जाए कोई, जैसे रेड ग्रीन आजकल हो रहा है वैसे ही कुछ और कोड हो जाए
कि जिससे कि पता चल जाए कि ये थोड़ा रेस्पिरेटरी पेशेंट के लिए वार्निंग हो जाए कि इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत अच्छा सुझाव है। उसको ट्रेन कर देंगे, क्या हम उनको ट्रेन करेंगे उन रिपोर्ट्स को वो पढ़ पाए और अपने पेशेंट के बारे में समझ पाए। और एक्सपेंसिव है इंस्ट्रूमेंट और उसका रख रखाव भी इम्पॉर्टेंट है। गिर गया टूट जाएगा, 2 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट है, 1.5 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट है, 50 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग, तो वो एक चीज जो है मुश्किल है। अवेलेबिलिटी हमें देखनी पड़ेगी, अफोर्डेबिलिटी एक इशू है कंटिन्यू, इम्प्रॉपर ग्राफ और इंटरप्रिटेशन, अगर मशीन कैलिब्रेटेड नहीं जैसा मैंने बताया, टेक्नीशियन अगर ट्रेन नहीं है, इसका मनोवर जो है वो ये कस के सांस खींचना और कस के छोड़ना है। अगर पेशेंट ने कस के सांस एक झटके में नहीं छोड़ी तो उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगा। अगर पेशेंट ने बीच में खांस दिया तो इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगा। तो मनु उसके टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है इसमें। और सबसे बड़ी आफत है कि अगर अनवैलिडेटेड या पुअर क्वालिटी के स्पाइरोमीटर्स अवेलेबल है तो एफर्ट डिपेंडेंट टेस्ट है, मशीन डिपेंडेंट टेस्ट है, वहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये स्टडी अपनी इंडिया में भी, और इसमें ये देखने के लिए स्टडी हुई कि कितनी जानकारी है स्पाइरोमेट्री के बारे में। और ये क्वेश्चन है स्टडी की, और अगर आप देखें तो स्पाइरोमेट्री से प्रभावित देशों में हम हैं, और टीबी जब ठीक भी हो जाती है तो उसमें लगभग 25 से 30% लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज हो जाती है, वो भी सीओपीडी की तरफ प्रेजेंट करती है। तो ये भी एक बात है कि टीबी का इलाज बहुत जरूरी है ठीक से, लेकिन इलाज करने के बाद भी आपको सांस की बीमारी रह सकती है ट्यूबरकुलर ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के फॉर्म में पोस्ट ट्यूबरकुलर, तो उसका भी इलाज ठीक से करना। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जिन लोगों को दमा है, एस्थमा है, जिसका बहुत ही प्रभावी इलाज उपलब्ध है, लेकिन अगर ठीक से नहीं किया गया और प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड एस्थमा नहीं है, क्रॉनिक परसिस्टेंट एस्थमा जो पुअरली कंट्रोल्ड है, वो बाद में सीओपीडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है और बहुत बड़ी आबादी है कि जो सीओपीडी में डेवलप हो जाता है। तो ये सबको समझना है। और जैसे घरों में हम लोग काम करते हैं जिसमें धुआं उठता है, या बहुत सारे काम है जिसमें किसी भी रूप में जैसे आग जलाते हैं और कुछ भी उसमें करते हैं छौके बजाते हैं, तो वो भी थोड़ा पोल्यूशन करता है। तो इससे भी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और उसके साथ में उससे बचाव की। अब सिम्टम क्या है सीओपीडी? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है सांस का फूलना। इसमें मरीज को सांस फूलती है प्रोग्रेसिव ओवर टाइम, जैसे जैसे समय बढ़ता है सांस बढ़ती जाती है। वर्ड्स विद एक्सरसाइज, जब आप मेहनत का काम करते हैं तो ये और बढ़ जाता है और परसिस्टेंट मतलब लगातार है। एस्थमा में क्या है कि आज सांस का दौरा पड़ा या सांस की प्रॉब्लम हुई, आपने दवा दी और उसके बाद ये सिम्टोमेटिक है आप सालों महीनों। लेकिन सीओपीडी में ऐसा नहीं है। एक बार सांस के फूलने का जब प्रॉब्लम हो जाता है तो ज्यादातर में ये सांस बनी रहती है किसी न किसी रूप में। फिर खांसी का आना, अक्सर लंबे समय तक खांसी आना, जिसमें कि सांस वीजिंग हो सकती है और ये खांसी इंटरमिटेंट हो सकती है, अनप्रोडक्टिव हो सकती है, मतलब सूखी खांसी के रूप में हो या खांसी बलगम के द्वारा साफ में हो। तो ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि अक्सर बलगम का क्रॉनिक स्पूटम प्रोडक्शन खांसी के दौरान, और ये जो है स्पूटम प्रोडक्शन कभी कभी ज्यादातर लोगों में म्यूकार्ड से मतलब ये है कि व्हाइटिश होता है, कभी कभी थिक, और कभी कभी ये पीलापन लिए हो सकता है जब इन्फेक्शन हो जाए एक्सासर्बेशन के दौरान। सीओपीडी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। 2 तरीके के कंपोनेंट है सीओपीडी में, एक है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरा है एम्फाइसीमा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? जिसमें एयरवे में सूजन हो जाती है, सांस के रास्ते में सूजन हो जाती है और सिकुड़न हो जाती है, और इसमें अक्सर मरीज को बलगम आता है। एम्फाइसीमा में सांस का जो एल्वियोलाई है, बेसिकली जो अपना जो एयरवे है उसके एंड में जो एल्वियोलाई है जो गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, ताकि हवा से जो ऑक्सीजन है ब्लड में जाए, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकले, वो एल्वियोलाई जो है उसमें जो है वो हो जाते हैं कि डैमेज हो जाते हैं। डैमेज से मतलब ये है कि कई सारे एल्वियोलाई आपस में उनकी दीवारें टूट जाती हैं, मिलकर एक बैग की तरह बन जाता है और वो गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन अगल बगल के जो नॉर्मल एल्वियोलाई को दबा देता है और उनको भी काम नहीं करने देता और अपने तो वो काम कर ही नहीं पा रहा। इस तरीके से एम्फाइसीमा जो है उसमें खांसी बलगम नहीं होगा लेकिन सांस बहुत फूलता है। ये अपने आप में एक टर्म है। तो 2 कंपोनेंट है सीओपीडी में, एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरा एम्फाइसीमा। सिम्टम तो जैसे हमने पहले बताया,
शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, मतलब सांस फूलती है, अक्सर खांसी आती है, खांसी बलगम के साथ हो सकती है या सूखी खांसी हो सकती है, अक्सर लोग इन्फेक्शन हो जाता है जिसको एक्यूट एक्सरसेबेशन की तरह भी जानते हैं, और इन मरीजों में थकावट बनी रहती है, बहुत सारी समस्या। जो एक्सरसेबेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है सीओपीडी की नॉर्मल लाइफ उसमें। जो रूटीन है, जो एक हिस्ट्री है सीओपीडी की, उसमें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में एक एक्यूट एक्सरसेबेशन ऑफ सीओपीडी अपने आप एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है। कैसे है? क्योंकि ये देखा गया कि एक्यूट एक्सरसेबेशन अगर किसी वजह से भर्ती होना पड़ रहा है तो अकेले अस्पताल में 10% लोग नहीं बच पाते, वो घर नहीं लौट पाते एक्यूट एक्सरसेबेशन ऑफ सीओपीडी की वजह से भर्ती होते हैं। एक बार ऐसा इवेंट हो जाए जिसमें टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाए यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए